पैसे का मनोविज्ञान। अध्याय 15। कुछ भी मुफ्त नहीं है। हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन सभी कीमतें लेबल पर दिखाई नहीं देती। हर चीज की एक कीमत होती है, और पैसे वाली बहुत सी चीजों की कुंजी बस यह पता लगाना है कि वह कीमत क्या है और उसे चुकाने के लिए तैयार रहना है। समस्या यह है कि बहुत सी चीजों की कीमत तब तक स्पष्ट नहीं होती जब तक कि आपने उनका प्रत्यक्ष अनुभव न कर लिया हो, जब बिल अतिदेय हो। 2004 में जनरल इलेक्ट्रिक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसका मूल्य $1 ट्रिलियन का 1/3 था। पिछले दशक में यह हर साल या तो पहले या दूसरे स्थान पर रहा था। पूंजीवाद कॉरपोरेट अभिजात वर्ग का एक चमकदार उदाहरण था। फिर सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया। 2008 के वित्तीय संकट ने जीई के वित्तपोषण प्रभाग को, जो कंपनी के आधे से अधिक मुनाफे की आपूर्ति करता था, अराजकता में डाल दिया। अंततः इसे कबाड़ में बेच दिया गया। तेल और ऊर्जा में बाद के दाव विनाशकारी थे, जिसके परिणामस्वरूप अरबों डॉलर बट्टे खाते में डाल दिए गए। जी स्टॉक 2007 में $40 से गिरकर 2018 तक $7 पर आ गया। सीईओ जेफ इम्मेल्ट, जो 2001 से कंपनी चला रहे थे, पर लगाया गया दोष तत्काल और कठोर था। उनके नेतृत्व, उनके अधिग्रहण, लाभांश में कटौती, कर्मचारियों की छंटनी और निश्चित रूप से स्टॉक की गिरती कीमत के लिए उनकी आलोचना की गई। ठीक ही तो है, जो लोग अच्छे समय में वंशवादी संपत्ति से पुरस्कृत होते हैं, वे संकट आने पर जिम्मेदारी का बोझ उठाते हैं। उन्होंने 2017 में पद छोड़ दिया। लेकिन इम्मेल्ट ने बाहर जाते समय कुछ ज्ञानवर्धक बात कही। आलोचकों को जवाब देते हुए जिन्होंने कहा कि उनके कार्य गलत थे और उन्हें जो करना चाहिए था वह स्पष्ट था, इम्मेल्ट ने अपने उत्तराधिकारी से कहा, हर काम तब आसान लगता है जब आप उसे करने वाले नहीं होते। हर काम तब आसान लगता है जब आप उसे नहीं कर रहे होते, क्योंकि मैदान में किसी के सामने आने वाली चुनौतियां अक्सर भीड़ में मौजूद लोगों के लिए अदृश्य होती हैं। व्यापक ब्लोट, अल्पकालिक निवेशकों, नियामकों, यूनियनों और मजबूत नौकरशाही की परस्पर विरोधी मांगों से निपटना न केवल कठिन है, बल्कि समस्याओं की गंभीरता को पहचानना भी मुश्किल है, जब तक कि आप उनसे निपटने वाले नहीं हैं। इम्मेल्ट के उत्तराधिकारी, जो 14 महीने तक चले, ने भी यह सीखा। अधिकांश चीजें सिद्धांत की तुलना में व्यवहार में कठिन हैं। कभी-कभी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अति आत्मविश्वासी होते हैं। अधिकतर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यह पहचानने में अच्छे नहीं होते कि सफलता की कीमत क्या है, जो हमें इसका भुगतान करने में सक्षम होने से रोकती है। 2018 को समाप्त होने वाले 50 वर्षों में S&P 500 में 119 गुना वृद्धि हुई। आपको बस आराम से बैठना था और अपने पैसे को बढ़ने देना था। लेकिन निःसंदेह सफल निवेश तब आसान लगता है जब आप ऐसा नहीं कर रहे हों। लंबे समय तक स्टॉक बनाए रखें, आप सुनेंगे। यह अच्छी सलाह है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब शेयर टूट रहे हों तो दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखना कितना कठिन होता है? बाकी सभी सार्थक चीजों की तरह सफल निवेश भी कीमत मांगता है। लेकिन इसकी मुद्रा डॉलर और सेंट नहीं है। यह अस्थिरता, भय, संदेह, अनिश्चितता और पछतावा है। इन सभी को तब तक नजरअंदाज करना आसान है जब तक आप वास्तविक समय में इनसे निपट नहीं लेते। यह पहचानने में असमर्थता की निवेश की एक कीमत होती है, हमें बिना कुछ लिए कुछ पाने की कोशिश करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिसका दुकानदारी की तरह शायद ही कभी अच्छा अंत होता है। मान लीजिए कि आपको एक नई कार चाहिए। इसकी कीमत $30,000 है। आपके पास 3 विकल्प हैं। 1, इसके लिए $30,000 का भुगतान करें। 2, एक सस्ता इस्तेमाल किया हुआ ढूंढें। या 3, इसे चुरा लें। इस मामले में 99% लोग तीसरे विकल्प से बचना जानते हैं, क्योंकि कार चोरी करने के परिणाम नकारात्मक से अधिक होते हैं।
लेकिन मान लीजिए कि आप अगले 30 वर्षों में 11% वार्षिक रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं ताकि आप शांति से सेवानिवृत्त हो सकें। क्या यह इनाम मुफ्त मिलता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया कभी भी इतनी अच्छी नहीं होती। एक मूल्य टैग है, एक बिल है जिसका भुगतान किया जाना चाहिए। इस मामले में यह बाजार का कभी न खत्म होने वाला ताना बाना है जो बड़ा रिटर्न देता है और उतनी ही तेजी से छीन भी लेता है। लाभांश सहित डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 1950 से 2019 तक प्रति वर्ष लगभग 11% रिटर्न दिया, जो बहुत अच्छा है। लेकिन इस अवधि के दौरान सफलता की कीमत बहुत अधिक थी। चार्ट में छायांकित रेखाएं दिखाती हैं कि यह अपने पिछले सर्वकालिक उच्चतम स्तर से कम 5% नीचे था। यह बाजार रिटर्न की कीमत है। शुल्क, यह प्रवेश की लागत है और यह दर्द देता है। अधिकांश उत्पादों की तरह रिटर्न जितना बड़ा होगा, कीमत उतनी ही अधिक होगी। नेटफ्लिक्स के स्टॉक ने 2002 से 2018 तक 35,000% से अधिक का रिटर्न दिया, लेकिन 94% दिनों में यह अपने पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर से नीचे कारोबार कर रहा था। मॉन्स्टर बेवरेज ने 1995 से 2018 तक 319,000% का रिटर्न दिया, जो इतिहास में सबसे अधिक रिटर्न में से एक है, लेकिन उस अवधि के दौरान इसका कारोबार अपने पिछले उच्च 95% से नीचे रहा। अब यहां महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार की तरह आपके पास कुछ विकल्प हैं। आप अस्थिरता और उथल-पुथल को स्वीकार करते हुए इस कीमत का भुगतान कर सकते हैं, या आप कम अनिश्चितता और कम भुगतान वाली संपत्ति पा सकते हैं, जो एक प्रयुक्त कार के बराबर है। या आप ग्रैंड थेफ्ट ऑटो के समकक्ष प्रयास कर सकते हैं, इसके साथ आने वाली अस्थिरता से बचते हुए रिटर्न प्राप्त करने का प्रयास करें। निवेश में कई लोग तीसरा विकल्प चुनते हैं। एक कार चोर की तरह, हालांकि नेक इरादे वाले और कानून का पालन करने वाले, वे कीमत चुकाए बिना रिटर्न पाने के लिए तरकीबें और रणनीति बनाते हैं। वे अंदर और बाहर व्यापार करते हैं। वे अगली मंदी से पहले बेचने और अगली तेजी से पहले खरीदने का प्रयास करते हैं। थोड़े से अनुभव वाले अधिकांश निवेशक जानते हैं कि अस्थिरता वास्तविक और सामान्य है। फिर कई लोग अगला तार्किक कदम उठाते हैं, इससे बचने की कोशिश करना। लेकिन धन देवता उन लोगों को ऊंची नजर से नहीं देखते जो कीमत चुकाए बिना इनाम चाहते हैं। कुछ कार चोर बचकर निकल जाएंगे, और भी कई लोग पकड़े जाएंगे और दंडित किए जाएंगे। निवेश के साथ भी यही बात है। मॉर्निंगस्टार ने एक बार टैक्टिकल म्यूचुअल फंडों के प्रदर्शन को देखा, जिनकी रणनीति उचित समय पर स्टॉक और बॉन्ड के बीच स्विच करने, कम नकारात्मक जोखिम के साथ बाजार रिटर्न हासिल करने की है। वे कीमत चुकाए बिना रिटर्न चाहते हैं। अध्ययन 2010 के मध्य से लेकर 2011 के अंत तक की अवधि पर केंद्रित था, जब अमेरिकी शेयर बाजार एक नई मंदी की आशंका के कारण उग्र हो गए थे और S&P 500 में 20% से अधिक की गिरावट आई थी। यह ठीक उसी प्रकार का वातावरण है जिसमें सामरिक फंडों को काम करना चाहिए। यह उनके चमकने का क्षण था। मॉर्निंगस्टार की गणना के अनुसार इस अवधि के दौरान 112 सामरिक म्यूचुअल फंड थे। केवल 9 में साधारण 60/40 स्टॉक बॉन्ड फंड की तुलना में बेहतर जोखिम समायोजित रिटर्न था। 1/4 से भी कम टैक्टिकल फंडों में लीव इट लोन इंडेक्स की तुलना में कम अधिकतम गिरावट थी। मॉर्निंगस्टार ने लिखा, कुछ अपवादों के साथ सामरिक फंड ने कम लाभ कमाया, अधिक अस्थिर थे, या हैंड्स फंड के समान ही नकारात्मक जोखिम के अधीन थे। व्यक्तिगत निवेशक अपना निवेश करते समय भी इसके झांसे में आ जाते हैं। मॉर्निंगस्टार के अनुसार औसत इक्विटी फंड निवेशक ने प्रति वर्ष अपने द्वारा निवेश किए गए फंड से 0.5% कम प्रदर्शन किया। यह खरीदने और बेचने का परिणाम है, जबकि उन्हें अभी खरीदना और धारण करना चाहिए था। विडंबना यह है कि कीमत से बचने की कोशिश में निवेशकों को दोगुना भुगतान करना पड़ता है। जी को लॉटेन
इसके कई दोषों में से एक पूर्व सीईओ जैक वेल्च के शासनकाल से उपजा है। वेल्च वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से अधिक प्रति शेयर तिमाही आय सुनिश्चित करने के लिए प्रसिद्ध हो गए। वह ग्रैंड मास्टर थे। यदि वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों को प्रति शेयर $0.25 की उम्मीद थी, तो जैक $0.26 प्रदान करेगा, चाहे व्यापार या अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ भी हो। वह ऐसा संख्याओं की मालिश करके करता था। यह विवरण धर्मार्थ है, अक्सर भविष्य की तिमाहियों से लाभ को वर्तमान तिमाही में खींचता है ताकि आज्ञाकारी संख्याएं अपने स्वामी को सलाम कर सकें। फोर्ब्स ने दर्जनों उदाहरणों में से एक की रिपोर्ट की। लगातार 2 वर्षों तक लेनदेन में अंतिम उपयोगकर्ताओं के बजाय अनाम वित्तीय भागीदारों को लोकोमोटिव बेचा गया, जिससे स्वामित्व के अधिकांश जोखिम जी के पास रह गए। वेल्च ने इस खेल से कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द गट में लिखा, संकट के प्रति हमारे व्यापारिक नेताओं की प्रतिक्रिया जीई संस्कृति की विशिष्ट थी। भले ही तिमाही में किताबें बंद हो गई थीं, कई लोगों ने तुरंत अंतर को कवर करने के लिए आगे आने की पेशकश की। कुछ लोगों ने कहा कि आश्चर्य की भरपाई के लिए उन्हें अपने व्यवसाय से अतिरिक्त $10 मिलियन, $20 मिलियन और यहां तक कि $30 मिलियन भी मिल सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि वेल्च के नेतृत्व में शेयरधारकों को कीमत नहीं चुकानी पड़ी। उन्हें स्थिरता और पूर्वानुमेयता मिली, एक ऐसा स्टॉक जो अनिश्चितता के आश्चर्य के बिना साल दर साल बढ़ता रहा। फिर बिल देय हो गया, जैसा कि हमेशा होता है। जीई शेयरधारकों को 1 दशक के भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जो पहले लेखांकन युद्धाभ्यास द्वारा संरक्षित थे। वेल्च के युग का पैसा लाभ आज पैसा घाटा बन गया। इसका सबसे अजीब उदाहरण विफल बंधक दिग्गजों फ्रेडी मैक और फैनी मी से आता है, जो 2000 के दशक की शुरुआत में निवेशकों को सहजता का भ्रम देने के लिए उन लाभों को भविष्य की अवधि में फैलाने के इरादे से अरबों डॉलर की वर्तमान आय को कम बताते हुए पकड़े गए थे। और पूर्वानुमेयता, कीमत न चुकाने का भ्रम। सवाल यह है, इतने सारे लोग जो कारों, घरों, भोजन और छुट्टियों की कीमत चुकाने को तैयार हैं, वे अच्छे निवेश रिटर्न की कीमत चुकाने से बचने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? उत्तर सरल है, निवेश की सफलता की कीमत तुरंत स्पष्ट नहीं होती है। यह कोई मूल्य टैग नहीं है जिसे आप देख सकते हैं, इसलिए जब बिल देय होता है तो यह कुछ अच्छा पाने के लिए शुल्क की तरह महसूस नहीं होता है। यह कुछ गलत करने पर जुर्माने जैसा लगता है। और जबकि लोग आमतौर पर शुल्क का भुगतान करने में सहज होते हैं, लेकिन जुर्माने से बचना चाहिए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे निर्णय लें जो अग्रिम हों और जुर्माने से बचें। ट्रैफिक जुर्माना और IRS जुर्माना का मतलब है कि आपने कुछ गलत किया है और दंड के पात्र हैं। जो कोई भी अपनी संपत्ति में गिरावट देखता है और उस गिरावट को जुर्माने के रूप में देखता है, उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया भविष्य के जुर्माने से बचने की होती है। यह मामूली लगता है, लेकिन बाजार की अस्थिरता को जुर्माने के बजाय शुल्क के रूप में सोचना उस तरह की मानसिकता विकसित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपको अपने पक्ष में काम करने के लिए लाभ का निवेश करने के लिए लंबे समय तक टिकने देता है। कुछ निवेशकों के पास यह कहने का स्वभाव होता है, अगर मैं अपना 20% पैसा खो देता हूं तो वास्तव में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यह उन नए निवेशकों के लिए दोगुना सच है जिन्होंने कभी 20% की गिरावट का अनुभव नहीं किया है। लेकिन अगर आप अस्थिरता को शुल्क के रूप में देखते हैं, तो चीजें अलग दिखती हैं। डिज्नीलैंड टिकट की कीमत $100 है, लेकिन आपको अपने बच्चों के साथ एक अद्भुत दिन मिलेगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। पिछले वर्ष 18 मिलियन से अधिक लोगों ने सोचा कि शुल्क भुगतान करने लायक है। कुछ लोगों को लगा कि $100 एक सजा या जुर्माना है। फीस का सार्थक समझौता तब स्पष्ट होता है जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आप भुगतान कर रहे हैं। निवेश के साथ भी ऐसा ही है, जहां अस्थिरता लगभग हमेशा एक शुल्क है, जुर्माना नहीं। बाजार रिटर्न कभी मुफ्त नहीं होता और न ही कभी होगा।
वे आपसे किसी अन्य उत्पाद की तरह कीमत चुकाने की मांग करते हैं। आपको यह शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, जैसे आपको डिज्नीलैंड जाने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। आप स्थानीय काउंटी मेले में जा सकते हैं, जहां टिकट $10 हो सकते हैं, या मुफ्त में घर पर रह सकते हैं। आपके पास अभी भी अच्छा समय हो सकता है, लेकिन आमतौर पर आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप भुगतान करेंगे। बाजारों के साथ भी ऐसा ही है। अस्थिरता, अनिश्चितता, शुल्क, रिटर्न की कीमत, नकदी और बॉन्ड जैसे कम शुल्क वाले पार्कों से अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रवेश की लागत है। तरकीब यह है कि आप स्वयं को आश्वस्त करें कि बाजार का शुल्क इसके लायक है। अस्थिरता और अनिश्चितता से ठीक से निपटने का यही एकमात्र तरीका है, न केवल इसे सहना, बल्कि यह महसूस करना कि यह एक प्रवेश शुल्क है जो भुगतान करने लायक है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह होगा। कभी कभी डिज्नीलैंड में बारिश होती है, लेकिन यदि आप प्रवेश शुल्क को जुर्माने के रूप में देखते हैं, तो आप कभी भी जादू का आनंद नहीं ले पाएंगे। कीमत पता करें, फिर भुगतान करें।